नमस्कार। क्या एक ट्रेड डील किसी देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन जापान में ठीक यही हुआ और आज हम इसी राजनीतिक भूचाल की तह तक जाएंगे। एक ऐसा कदम जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो आखिर हुआ क्या? देखिए, दुनिया को बताने के लिए तो कारण ये दिया गया कि वो अपनी पार्टी में फूट नहीं चाहते थे। लेकिन असली कहानी तो इंटरनेशनल ट्रेड, जबरदस्त दबाव और एक ऐसी डील की है जिसे जापान में लोगों ने एक नेशनल ह्यूमिलिएशन यानी राष्ट्रीय अपमान की तरह देखा। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो जैसा मैंने कहा, सतह पर तो यही लग रहा था कि प्रधानमंत्री इशिबा ने अपनी पार्टी एलडीपी को टूटने से बचाने के लिए एक तरह से कुर्बानी दी है। लेकिन ये सिर्फ आधा सच था। असली वजह तो पार्टी की चारदीवारी की बाहर पक रही थी। हाँ, ये सच है कि पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स एक फैक्टर थी, बिल्कुल थी। पर जो सबसे बड़ा कारण था, जो इस पूरे संकट की जड़ थी, वो थी अमेरिका के साथ हुई एक बहुत ही हाई स्टेक्स ट्रेड डील। अब ये समझने के लिए कि इस एक डील का इतना बड़ा असर कैसे हुआ, हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। देखिए, इस संकट की जड़ें आज की नहीं हैं, बल्कि 70 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। जापान की जो आज हम पहचान देखते हैं, वो दूसरे विश्व युद्ध की राख से बनी थी। और ये पहचान अमेरिका के साथ एक बहुत ही अनोखे अरेंजमेंट के तहत बनी, जिसने एक तरह से जापान की किस्मत ही लिख दी। और सौदा बहुत सीधा सा था। जापान अपनी मिलिट्री नहीं रखेगा, वो पूरा फोकस अपनी इकोनॉमी पर करेगा और बदले में अमेरिका उसकी रक्षा की जिम्मेदारी लेगा। अब इसका नतीजा ये हुआ कि जापान अपने सारे रिसोर्सेज, सारा पैसा इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी में झोंक पाया। और नतीजा जबरदस्त। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया, एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर। लेकिन इस शानदार आर्थिक तरक्की की एक छिपी हुई कीमत भी थी, और वो कीमत थी अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना। यही निर्भरता जापान की सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। इसने जापान को एक बहुत ही नाजुक स्थिति में डाल दिया था। और फिर जब व्हाइट हाउस में सत्ता बदली और हवा का रुख बदला, तो जापान को अपनी इस कमजोरी का एहसास बहुत ही कड़वे तरीके से हुआ। और ये बदलाव आया प्रेसिडेंट ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के साथ। इस पॉलिसी का एक ही मकसद था, दशकों से चले आ रहे ट्रेड के नियमों को तोड़ो और उन्हें अमेरिका के हक में फिर से लिखो, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इस पूरी पॉलिसी का सबसे बड़ा हथियार था रेसिप्रोकल टैरिफ। इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल है। अमेरिका ने कहा कि देखो, जापान हमारे सामान पे जितना टैक्स लगाता है, अब हम भी जापान के सामान पे ठीक उतना ही टैक्स लगाएंगे, हिसाब बराबर। और सबसे बड़ी धमकी, सबसे बड़ा खतरा था जापानी कारों पर 25% टैरिफ लगाने का। याद रखिए, जापानी कारें वो जापान की एक्सपोर्ट इकोनॉमी की लाइफलाइन है, उसकी जान है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए तो खतरे का असली अंदाजा होगा। ऑटो सेक्टर जापान की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उनका सबसे बड़ा कस्टमर कौन? अमेरिका। तो जाहिर है ऐसे में 25% का टैरिफ किसी आर्थिक सुनामी से कम नहीं था। तो अब जापान के सामने एक तरफ थी आर्थिक तबाही और दूसरी तरफ ये धमकी कि टैरिफ 25 से बढ़ाकर 35% भी किया जा सकता है। इसी दबाव में प्रधानमंत्री इशिबा को बातचीत करने के लिए वॉशिंगटन जाना पड़ा। तो इस हाई प्रेशर नेगोशिएशन का नतीजा क्या निकला? देखिए, जापान को मिला क्या और देना क्या पड़ा। जापान ने अमेरिका में अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट का वादा किया, अपने कार और खेती के बाजार अमेरिका के लिए खोल दिए, और बदले में उसे क्या मिला? टैरिफ 25% से घटा के 15% कर दिया गया। मतलब खतरा कम हुआ, खत्म नहीं। और ये $550 बिलियन कितनी बड़ी रकम है? इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि उस अमाउंट का लगभग 9 गुना है जो जापान ने अगले 10 साल में भारत में इन्वेस्ट करने का वादा किया था। सोचिए, एक ही डील में इतनी बड़ी रकम। तो मैसेज बिल्कुल साफ था, सिर्फ जापान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। मैसेज ये था कि जापान को झुकाया गया है। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं थी, इसे एक तरह से राष्ट्रीय बेबसी के तौर पर देखा गया। और जैसे ही इस डील पर दस्तखत हुए, आप कह सकते हैं कि स्याही सूखने से पहले ही जापान में एक राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। जो रिएक्शन आया वो तुरंत था और बहुत ही जबरदस्त था। लोग इस डील को राष्ट्रीय अपमान मान रहे थे। विपक्षी पार्टियों ने सरकार से अपना सपोर्ट खींच लिया, और तो और इशिबा की अपनी पार्टी के अंदर ही दरारें पड़ने लगीं। तो अपनी सरकार को गिरने से और पार्टी को बिखरने से बचाने के लिए
प्रधानमंत्री इशिवा के पास एक ही रास्ता बचा था, इस्तीफा। लेकिन यहां इस्तीफे की टाइमिंग बहुत जरूरी है। उन्होंने इस्तीफा तब दिया जब डील पर साइन हो चुके थे और वो एक कानून बन चुकी थी। इसका मतलब ये हुआ कि उनका इस्तीफा एक पॉलिटिकल सैक्रिफाइस तो था, लेकिन वो उस डील की आर्थिक हकीकत को बदल नहीं सकता था। जो नुकसान होना था वो तो तय हो चुका था। इस पूरे एपिसोड ने जापान को एक बहुत मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इसने उसकी सालों पुरानी आर्थिक और सैन्य नीतियों के खतरों को उजागर कर दिया है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जापान अब अपनी रक्षा और व्यापार नीतियों को बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जापान के भविष्य की दिशा तय करेगा।